चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये अपना पूरा हो गया, देख लो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वायर खत्म हो गया, यही पूरा डेफिनेशन सहित मैंने यहाँ लिखवा दिया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम वही चीज लिखा हुआ है। और फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो यही है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं, इन स्पाइट ऑफ वन ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दैट आर नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I3। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो I3 मतलब 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है। I2 मतलब 2x2 का मैट्रिक्स। तो ये भी सब पता होना चाहिए आप लोग को। ये ऐसा होते हैं, देखो डायगोनल एलिमेंट्स वन वन डालना है, बाकी अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आपको जीरो डालना है, सॉरी, हाँ जीरो डालना है, सही। और I1 टाइप का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है। वो होता भी है तो कैसे होता है पता है, फिर ये ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई यूज नहीं है। अगर मैं बोलूँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए 1x1 का, तो सिर्फ वो वन आएगा यहाँ और कुछ नहीं आएगा, जीरो वीरो कुछ नहीं आएगा। तो इसका कोई यूज भी नहीं है। 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3x3 का बहुत ज्यादा यूज है, हद से ज्यादा यूज है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर वन लिखा है डायगोनल एलिमेंट्स में, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में सब जगह जीरो लिखा हो। तो ये अपना हो गया पूरा कंक्लूजन। हम लोग ने रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, जीरो मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा, यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा, स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो पढ़ा है, वो तो यहाँ लिखना रह गया लगता है। स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर। तो ये पूरा कंक्लूजन था हमारा। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि आगे के पार्ट्स इसके कैसे रहेंगे। अब ये क्या, ये तो पूरे टूल्स हो गए जो इस चैप्टर में कभी ना कभी कहीं पर भी यूज हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया ना, पॉइंट नंबर 1, वो क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज, ये सब छोड़ो, ये फॉर्मूला में छोड़ो, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो होता है n इंटू एन। चलो ये भी छोड़ो अभी, पहले आप पॉइंट नंबर 2 देखो। मिनिमम नंबर ऑफ साइपर्स, साइपर्स का मतलब भी जीरो होता है ना, साइपर्स मतलब होता है जीरोस। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, पहले ये समझते हैं, देखना आप ध्यान से। जैसे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया ABC, यहाँ हो गया 0 0, यहाँ भी हो गया 0 0। तो आपको पता है ये इंस्पाइट ऑफ दिस डायगोनल मैट्रिक्स, कम से कम, जैसे मैंने 3x3 का मैट्रिक्स दिया तो कम से कम 6 जीरो तो होना चाहिए कम से कम, ये मिनिमम है। और आपको पता है आप ज्यादा ज्यादा कितने जीरो ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, ये देखो सर 8। 8। अगर मैं 3x3 लेता हूँ तो देविका बहुत सही बोला आपने, अगर मैं 3x3 का ले रहा हूँ, देखो मैं इसी से फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो अगर मैं डायगोनल में तीनों जगह कुछ ना कुछ एलिमेंट फिट कर दूं, तो इंस्पाइट ऑफ दैट मिनिमम जीरो जो आएंगे ना, वो ऊपर 3 और नीचे 3, 6 आएंगे। और मैक्सिमम जीरो, ये मैक्सिमम जीरो का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, और ये मिनिमम जीरो का फॉर 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो मुझे एक फॉर्मूला में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर उसका ऑर्डर n है, अगर उसका ऑर्डर n है, कोई मैट्रिक्स है, जैसे इसका फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट्स थे, 9 में से 3 जगह मैंने क्या फिट कर दिया है, 9 में से 3 डायगोनल्स में मैंने कुछ ना कुछ एलिमेंट फिट कर दिया है। तो इससे मिनिमम जीरो मिल गए इसके 6, है ना। मैक्सिमम जीरो के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल 9 एलिमेंट से उसमें से एक बस माइनस कर दो, हमेशा एक माइनस कर दो, वो एक एलिमेंट कहीं पर भी डाल सकते हो आप, यहाँ जीरो डाल दो, यहाँ ए लिख दो सेकंड में, या तो यहाँ जीरो और यहाँ पर ए लिख दो थर्ड में। तो वो आपके ऊपर है, आप कहीं पर भी वो एक एलिमेंट को प्लेस कर सकते हो, वो आपके ऊपर है ना। यहाँ पर ए लिख दिया जैसा मैंने। तो मैक्सिमम जीरो के लिए जितने भी एलिमेंट है उनमें से एक माइनस, मिनिमम जीरो के लिए जितने भी एलिमेंट थे उसमें से 3 माइनस, फॉर व्हाट, 3 किसके लिए, 3x3 के लिए, ठीक है। तो आपको पता है अगर ऑर्डर n×n का है, तो मैं इसको लेके फॉर्मूला कैसे बना सकता हूँ, मिनिमम जीरो जो आएंगे वो क्या आएंगे। अच्छा आपको पता है n×n में, n×n का अगर मैट्रिक्स है, जैसे 3x3 का है, तो आपको पता है 3 डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अगर 2x2 मैट्रिक्स का है तो आपको पता है 2 डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। अगर n×n है तो आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स n आएंगे। तो n×n, इससे ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स माइनस, ऐसा फॉर्मूला लिख लो, टोटल एलिमेंट्स माइनस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं, माइनस डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको माइनस करो। तो आपको पता है टोटल एलिमेंट्स आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला में बता चुका हूँ आपको, जो ऑर्डर है उसकी वैल्यू निकाल लो। अगर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे ना, तो आ जाएगा n², और डायगोनल एलिमेंट्स कितने n, तो दैट इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ मिनिमम जीरोस जो यहाँ लिखा हुआ है, n × n−1। दिस इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ मिनिमम जीरोस।
और उसी तरीके से मैक्सिमम जीरो का फॉर्मूला है टोटल एलिमेंट्स माइनस वन। तो टोटल एलिमेंट्स होते हैं एन स्क्वायर, इसमें से वन माइनस कर दो। हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स में एक जगह मैं नंबर डाल देता हूँ तो वो मैक्सिमम जीरो की कंडीशन है। तो इतने जीरोस होंगे, ये मैक्सिमम जीरो की कंडीशन है। मैक्सिमम जीरोस आप एक डायगोनल मैट्रिक्स में, सॉरी किसको बोलते हैं हम लोग, हाँ वही डायगोनल मैट्रिक्स में आप इतने जीरोस बना सकते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम जीरो तो है एन स्क्वायर माइनस एन। अब इसी से देखिए, इसी से मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मूला बताता हूँ। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ जीरोस देखना चाहते हैं कि कितने जीरोस होना चाहिए, तो आपको पता है, ये देखो। अगर ये देखो, ये मैंने जो मिनिमम जीरो के लिए पिक्चर बनाया ना, यहाँ पर अगर मैं ये कुछ नंबर डाल दूं डी ई एफ, ऐसे नाम दिया, तो आपको पता है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया अपर ट्रायंगुलर। तो इसके नीचे में देखो ये तीन जीरो जो आ रहे हैं, ये बता रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप मुझे बताओ, हम क्या कर रहे हैं पता है, मिनिमम जीरो जितने भी थे डायगोनल मैट्रिक्स में, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम जीरोस आ रहे थे, उन मिनिमम जीरोस का जस्ट आधा, उनका जस्ट आधा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जीरोस रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर कुछ एलिमेंट डाल दिया हूँ, तो ये तीन एलिमेंट्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं, जो भी मेरा मिनिमम जीरो का फॉर्मूला आया था ये डिवाइडेड बाय टू, तो ये लिखा हुआ है। इसलिए ये वाला फॉर्मूला छोड़ो, ये वन प्लस टू प्लस थ्री वाला, आप डायरेक्ट ट्रिक में आ जाओ, एन इंटू एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू। दिस इज फॉर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ साइपर्स, जिसको हम जीरोस बोलते हैं, जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर माइनस एन, एंड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर माइनस वन। एक हम लोग डिटरमिनेंट अभी पढ़े नहीं है, तो डिटरमिनेंट का नॉलेज अगर आप लोग को है तो अभी मैं आपको बता तो देता हूँ। नहीं भी है तो आप लोग याद रखना, वहां डिटरमिनेंट में हम लोग इसका यूज करेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट जीरो आती है, नॉट जीरो, तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसका यूज कहाँ है, इसका यूज ना मैट्रिक्स में एक टॉपिक है अपना एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स में एडजॉइंट में दोनों में यूज आता है मॉड ए। तो मॉड ए का मतलब हो जाता है डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये। डिटरमिनेंट को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, दो पिलर से। तो अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, अच्छा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या है पता है, डिटरमिनेंट इज अ वो मैट्रिक्स की ना कोई वैल्यू असाइंड होती है, हर मैट्रिक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को निकालने का कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट। तो जब डिटरमिनेंट हम लोग चालू करेंगे तब मैं वहां पर से चालू करूंगा कि मैट्रिसेस की जो वैल्यू होती है उसको कैसे निकालते हैं, और वो उसको एक्चुअली हम लोग डिटरमिनेंट क्यों बोलते, मतलब नाम तो चलो डिटरमिनेंट रखा गया, बट वो आया कहाँ से, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ डिटरमिनेंट का, कैसे किसी ने खोजा अच्छा ये डिटरमिनेंट हो सकता है। तो वो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग अभी इतना लिख सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं ना। बहुत काम की चीज है ये। इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे 4 या 6 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। तो उसमें बहुत काम की चीज है ये सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कहलाते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब पहली बात उनके ऑर्डर सेम होते हैं। देखिए पहली क्राइटेरिया क्या है, देयर ऑर्डर शुड बी सेम, पहली बात उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं। एंड पैरेलली देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। जैसे एग्जांपल, अगर ये मैट्रिक्स ए है और अगर ये मैट्रिक्स बी है, तो ए मैट्रिक्स का ये कौन कहलाएगा पता है, ए वन वन, और बी मैट्रिक्स का ये कौन कहलाएगा पता है, बी वन वन। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, इसीलिए इसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, तो ये दो क्राइटेरिया है सिर्फ दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए। तो इसका ए वन वन इसके बी वन वन के साथ, फिर इसका ए वन टू की वैल्यू क्या है यहाँ पर बी, और इसका बी वन टू इसके बी वन टू की वैल्यू क्या है वाई, ये दोनों इक्वल, ये तो लिखा हुआ है पूरा नीचे। सी को वी के साथ और डी को डब्ल्यू के साथ, ये सब आपस में ऐसे पैरेलली इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैट्रिक्स इक्वल है। रिवर्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सेम क्राइटेरिया ना, मैट्रिक्स के ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर हो या ना हो, वो कोई कंडीशन नहीं है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो, मैंने एग्जांपल भले स्क्वायर का दे दिया था, बट जरूरी नहीं है कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स, बट ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम होना चाहिए। सेकंड, दो मैट्रिक्स के एडिशन आप कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से सुनना। पहला तरीका तो वही है, दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये मैंने दे दिया आपको, ए बी सी डी, वही वाला मैट्रिक्स ले लेता हूँ, और इसको मैंने ऐड कर दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू इसके साथ। तो ऑर्डर पहली बात सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स चलेगा। और दूसरी बात ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही ऐड होंगे। ए एक्स के साथ ही ऐड होगा, फिर बी वाई के साथ ऐड होगा, जैसा सी जेड के साथ ऐड होगा, और डी डब्ल्यू के साथ। तो ये वर्किंग रूल है, ठीक है, वर्किंग रूल कहलाते हैं एडिशन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सेम विद सब्ट्रैक्शन है ना, यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, सेम विद सब्ट्रैक्शन है। ये जो कहानी अपन लोग कर रहे हैं ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। मैट्रिक्स में आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी दिया है, या आप उसको पहले ए प्लस बी कर लो फिर उसको सी के साथ ऐड कर दो, या पहले बी प्लस सी कर लो फिर उसको ए के साथ, कोई मैटर नहीं करता। बस मैटर यही करता है कि ए बी और सी तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आप तीन मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो ए बी और सी तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, ये जैसे ऐसा दिया है ए प्लस बी और ए प्लस सी, ठीक है, तो सेम मैट्रिक्स अगर दोनों तरफ है तो दे कैन बी eliminated, they can be subtracted. If same matrices are added or subtracted both the sides, they can be found या they can be eliminated by रेगुलर अलजेब्रा मेथड। जो हमारे पास रेगुलर मेथड है हमारे पास अलजेब्रा का, कि जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो आप x और x काट दोगे तो y की वैल्यू 2। ये अलजेब्रा में सीखे हुए हम लोग, वही लॉजिक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, बट कभी कभार काम आ गई तो अच्छी बात है, बट एडिशन तो काम आएगा ही। तो एडिशन का रूल आपको ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये एज इट इज फॉलो करना है। नाउ नेक्स्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। नाउ 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 मल्टीप्लीकेशन की कहानी अब चालू हो रही है। पहले की स्केलर, पहले कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई होता है एक मैट्रिक्स में, वो सीखेंगे हम लोग। फिर एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होता है वो सीखेंगे। देखिए मैट्रिक्स के लिए और डिटरमिनेंट में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चीज है ना, वो ये मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल है। स्केलर मतलब होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है स्केलर भी ठीक है, तो स्केलर वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट, और वी कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने एग्जांपल पे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप एज इट इज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया 3 क्रॉस 3 का। अब मैंने, या कोई और मैट्रिक्स ले लो यार, जब से स्क्वायर मैट्रिक्स ही आ रहा है तो और कंफ्यूजन ना हो जाए कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं ना, किसी के लिए भी है। इसमें मैंने कोई के मल्टीप्लाई कर दिया, तो के आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे पता है, ईच एलिमेंट इज गेट मल्टीप्लाइड विद द एलिमेंट के। ये ऐसा मैट्रिक्स में होता है, बट जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे ना तो डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इस मैट्रिक्स में जब आप के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, इसका रिवर्स क्या है, इसका रिवर्स ये है, मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स के इंटू ए करने पे कोई नया मैट्रिक्स बन गया, मान लेते हैं बी। तो बी मैट्रिक्स के अंदर में हमें के दिख रहा है, आप ना अंदर से पूरे मैट्रिक्स के अंदर से एलिमेंट से आप के को बाहर भी निकाल सकते हैं अगर के सब में कॉमन है तो। जैसे एग्जांपल कोई मैं एक मैट्रिक्स बी ऐसा दे देता हूँ, चलो ये इधर दे देता हूँ, 3 6 9 27 18 और 15 मैंने ऐसा दे दिया। तो आपको पता है ये पूरे मैट्रिक्स में 3 कॉमन दिख रहा है, तो यू कैन टेक आउट कॉमन 3। तो आप 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 ऐसे बाहर निकाल दिया मैंने, तो ये बन जाएगा 1 2 3 9 6 और 5, ये ऐसा। तो आप बिंदास ये काम कर सकते हैं, अगर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, हर एक एलिमेंट में, तो यू कैन ओमिट, यू कैन टेक कॉमन आउट। तो आप रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं ना, आप कॉमन भी बाहर निकाल सकते हैं मैट्रिक्स के, तो ये भी काम की चीजें, काम आएगा अपने को। अब आप एक चीज देखिए, इसके साथ मैं ट्रेस को कनेक्ट करता हूँ थोड़ा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स को। अगर कोई डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स मैंने लिया, अब आप इसका ट्रेस निकालो, मैट्रिक्स ए का ट्रेस, और इसमें के मल्टीप्लाई करके फिर आप इसका ट्रेस निकालो। तो ये दोनों के ट्रेस में आप क्या दिखेगा पता है, के टाइम्स डिफर दिखेगा। मतलब अगर के इंटू ए मैट्रिक्स का मैं ट्रेस निकालूं और मैट्रिक्स ए का सिर्फ ट्रेस निकालूं, तो दोनों के मैट्रिक्स में, ट्रेस ए के मैट्रिक्स में अगर आप के मल्टीप्लाई कर दोगे तो के इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रेस के बराबर आ जाएगा। वो ऐसे देख के भी समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी तो है। ये देखो ना,
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी व्हाट 9 + 1 10 15 आ रहा है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ना ही है। और ट्रेस ऑफ द एलिमेंट्स के ए विल बी व्हाट k + 5, वही तो रहेगा, ये बस 15 क्या आ रहा है, तो k की जगह k रहने देता हूँ, 15 की जगह मैं लिख देता हूँ ट्रेस ऑफ ए। तो दिस इज व्हाट फॉर्मूला ऑफ ट्रेस ऑफ के ए। तो ट्रेस ऑफ के ए इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रेस जो होता है वो अंदर में कॉन्स्टेंट्स को रखता नहीं, वो बाहर निकाल देता है। आप ऐसा करके याद कर सकते हो, ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट को बाहर निकाल देता है, ऐसा करके आप याद कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। नहीं भी याद करोगे तो आप बना ही सकते हो, वहां डिराइव कर सकते हो। चलो अब फाइनली आते हैं हम लोग, ये तो कांस्टेंट की कहानी थी। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, कांस्टेंट्स अगर अंदर में सब जगह दिख रहा है तो यू कैन टेक कॉमन आउट। और आप रेगुलर मेथड भी प्रोसीड कर सकते हैं कि आपके सामने कोई एलिमेंट दिया हुआ है मैट्रिक्स में, तो आप उसको बिंदास अंदर ले जाके सब एलिमेंट्स के बाद ढकेल दीजिए, ठीक है, सब एलिमेंट्स के। ये सिर्फ मैट्रिक्स में ऐसा होता है बट डिटरमिनेंट में नहीं। जब डिटरमिनेंट स्टार्ट होगा ना तो वहां पर कंफ्यूजन चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट्स अंदर जाता है मैट्रिक्स में तो वो सब एलिमेंट्स के पास जाके मल्टीप्लाई होता है, सबके पास। डिटरमिनेंट में क्या होता है मैं आपको अभी से बता देता हूँ वैसे। डिटरमिनेंट में आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में वो नंबर को भेज सकते हैं। जैसे मुझे के मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट के लिए रूल है या तो किसी एक रो में या तो किसी एक कॉलम में, अपनी सुविधा अनुसार, ठीक। जैसे मेरा मन कुछ और कर रहा है कि के को मैं थर्ड रो में डाल दूं, सपोज देविका का मन कर रहा है कि के को फर्स्ट रो में डालना चाहती है, जहां जिसको कंफर्टेबल है उस के को वो उस रो या पर्टिकुलर एक रो में या पर्टिकुलर एक कॉलम में आप भेज सकते हैं। तो देर इज नो क्राइटेरिया फॉर दैट, बट यहाँ पर तो कोई चॉइस ही नहीं है मैट्रिक्स में, आप के को हर जगह भेजना है आपको, हर एलिमेंट्स में। चलिए, ये आता है हमारा सबसे मोस्ट सेंसिटिव एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से हमारा मैट्रिक्स वहाँ चालू हो जाता है, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन चालू कर देते हैं, यहीं से स्टार्ट होती है कहानी पूरी। तो देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या क्राइटेरिया क्या है। जैसे मैंने मैट्रिक्स ए लिखा, मैंने मैट्रिक्स बी लिख दिया। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैं बोल रहा हूँ वो है m×n, मान लेते हैं ऐसा कोई ऑर्डर है m×n का, ठीक, ये। और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है, मान लेते हैं n×p, कुछ भी ले लो ऑर्डर। अगर मैट्रिक्स ए का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के साथ मैच कर रहा है, देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई। पहले तो रूल समझो कि मल्टीप्लाई कैसे करना, मल्टीप्लाई कब करना है, सॉरी कब, फिर कब का प्रोसीजर क्लियर होने के बाद आगे अपन बढ़ेंगे कि कैसे करना है। तो पहले ये तो समझ ले कि दो मैट्रिक्स को जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डॉट लगा दिया मैंने ए और बी के बीच में, दो मैट्रिक्सों में मल्टीप्लाई तब कर सकता हूँ जब पहला वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम, रो नहीं नंबर ऑफ कॉलम, अगर दूसरा आगे आने वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से मैच करता है, क्वांटिटी से मैच करता है, क्वांटिटी से ना, तो क्वांटिटी अगर दोनों की सेम है देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो पहले मैट्रिक्स आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लायर। बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, वर्किंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके अपन एनसीईआरटी का शायद सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉरी एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ से। और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर, ये हमारा पोस्ट मल्टीप्लायर है ना। तो मार्क माय वर्ड्स, प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रो की क्वांटिटी के साथ अगर मैच कर रहा है देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई। पहले तो अपन समझते हैं कि वो कब मल्टीप्लाई करना है। चलो, अगर आप अपने को ये क्लियर है तब अगला स्टेप, सपोज ए और बी के, मैं मेरे को मेरे टीचर ने मान लेते हैं सिखा दिया कि ए इंटू बी मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आता है। वो रिजल्ट कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं मेरे टीचर ने, मैं कहीं से सीख के आया हूं ऐसे। तो जो ए इंटू बी करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा, मान लेता हूँ वो मैट्रिक्स सी है, तो मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर आएगा ना, मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर आएगा ध्यान से देखना, वो आता है m×p, जो बच्चे कुछ है। प्री मल्टीप्लायर का रो, जो बच्चे कुछ है ना, प्री मल्टीप्लायर का रो और पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम जो है उसको एज इट इज लिख दो। तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m×p आएगा। चलो, तो पहला रूल या पहला क्राइटेरिया, आप दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब आपको प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रो के साथ मैच कर रहा है। दूसरा रूल या दूसरा रिजल्ट आप बोल सकते हैं, तो जब नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा
जब मैं सीख जाऊंगा वो मैट्रिक्स निकालना कि वो निकालते कैसे, वो सीखने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहेगा जो ए और बी में बच गए थे। तो ए में नंबर ऑफ रो बच गया था और बी में नंबर ऑफ कॉलम बच गया था, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो उसी ऑर्डर में, तो आपको सी का ऑर्डर मिल जाएगा। बहुत काम की चीज है ऑर्डर, इतने हल्के में मत लेना, बहुत ज्यादा काम की चीज है ये पेज, ये भी पेज बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। बट अभी तो हम लोग केवल वर्किंग रूल समझ रहे थे कि प्री मल्टीप्लायर का रो, यहाँ लिखा तो होगा टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नहीं है ना, ये देखो ये गड़बड़ था यहाँ पर, अच्छा वो पढ़ लिए, ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ रो इन पोस्ट मल्टीप्लायर, जब ऐसा हो रहा है देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई। एंड जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर जो बचे कुछ पार्ट्स हैं ए और बी के, क्वांटिटी ऑफ रो और क्वांटिटी ऑफ कॉलम जो बचे हुए हैं बी के, उन दोनों को एज इट इज लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, तो यू विल गेट रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर। देखिए अभी तक किसी भी मैथमेटिशियन ने या किसी ने भी आज तक दो मैट्रिक्स का डिवीजन प्रूव नहीं कर पाया है, ना हो पाया किसी, अभी तक चल रहा है इसके ऊपर में रिसर्च, बट अभी तक तो नहीं पता चला है। आप लोग को पता चले तो जरूर ट्राई करो। डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल टिल येट, टिल येट। तो एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बट डिवीजन इज नॉट, एक नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये समझते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, अब ये समझते हैं कि दो मैट्रिक्स आखिर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है ए बी सी, ये हटाओ ये एग्जांपल को, मैं आपको एक नया एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये देखो, ये मैंने मैट्रिक्स दे दिया, एक मैंने रो मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3, और एक मैंने कॉलम मैट्रिक्स ले लिया है 4 5 6। ये देखो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया और ये रो मैट्रिक्स हो गया। देखता हूँ क्या ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या, पहले देखता हूँ। तो ये है 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, एक रो 3 कॉलम, और ये है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, ठीक है। या अभी थोड़ा और ऑर्डर चेंज करो यार, अभी थोड़ा आप लोग को ऑर्डर चेंज करने का तरीका बता। यहाँ मैं लिख देता हूँ -1 0 और 5, ऐसा कुछ ले लेता हूँ। तो ये है अपने पास है 3 रो और 2 कॉलम। अभी ये देख लेते हैं। तो ये देखो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज मैचिंग विद नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ रो विद मैट्रिक्स बी, तो आई कैन मल्टीप्लाई ए एंड बी। अभी मैं ए और बी करता हूँ, फिर मैं बी इंटू ए भी चेक करूंगा ना। तो देखिए अगर मैं ए और बी निकालना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया ए मैट्रिक्स, ये हो गया 1 2 3 ऐसा। फिर यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया 4 5 6, और यहाँ पर मैंने लिख दिया -1 0 5। अब ध्यान से देखना है आपको प्रोसीजर, और जिसको आता है वो भी ध्यान से देख लें एक बार। ये रो निकलेगा, मल्टीप्लाई का रूल है, रो मतलब तरीका है, ये रो निकलेगा और इनके कॉलम के पास जा जाके मैनिपुलेट होगा। अब कैसे होता है, तरीका क्या है, इसका तरीका देखना। रो के हर एक एलिमेंट, देखो रो का हर एक एलिमेंट निकलेगा प्री मल्टीप्लायर, ये प्री मल्टीप्लायर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स ए, और ये पोस्ट मल्टीप्लायर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट एक एक करके निकलेंगे, और मैट्रिक्स बी के रो मतलब मैट्रिक्स ए के रो वाले एलिमेंट्स एक एक करके निकलेंगे, और मैट्रिक्स बी के कॉलम वाले एलिमेंट्स के साथ जाके कॉरस्पॉन्डिंगली मैनिपुलेट होंगे। और वो कॉरस्पॉन्डिंगली मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है, ये 1 निकला, ये 4 के पास जाएगा, ठीक है, तो 1 इंटू 4, प्लस ये 2 निकला, ये 5 के पास जाएगा कॉरस्पॉन्डिंगली 2 इंटू 5, प्लस फिर ये 3 निकला और ये 6 के पास जाएगा, तो हो गया 3 इंटू 6। आपको पता है ये करने से ना, देखो पहला रो पहला कॉलम कॉरस्पॉन्डिंगली मैनिपुलेट हुए हैं, और इस तरीके से इन लोग सॉल्व होके एक एलिमेंट बनाएंगे, वो एक एलिमेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा। उसी तरीके से देखिए फिर से ना, ये पहला फिर से ये रो निकलेगा, फिर से रो निकलेगा, और ये कॉलम के पास जाएगा, मतलब ये रो का ये एलिमेंट 1 इंटू -1, प्लस फिर ये देखो ये 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, प्लस ये 3 इंटू 5, ऐसा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4 + 10 और ये 18 ऐसा आ रहा है। तो देखो आप इसको पहले ऐसा लिख दोगे, ये तो ठीक है, और आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो 32 32 आ रहा है ये, तो डायरेक्ट लिख सकते
सकते हो आप, ये ऐसा 2 into 0 खत्म, 15 minus 1 14। तो देखो नीचे का एलिमेंट आ रहा है 14। तो आपको पता है ये जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो नया मैट्रिक्स आएगा 32 और 14 वाले एलिमेंट्स का। तो मुझे कैसे पता कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें 2 रो आएंगे और 1 कॉलम आएगा? ये मुझे तो नहीं पता था। तो आपको पता है यहीं से मेन कंफ्यूजन चालू होता है लोगों के दिमाग में। मतलब कंफ्यूजन नहीं, मतलब यहीं से मैं क्लैरिटी करता हूँ कि कुछ लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, देखो, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे जो मैंने लिखा वही चीज को, जो मैंने रेड कलर से लिखा था 1 into 4 प्लस 2 into 5 प्लस 3 into 6, ये लिखा मैंने। अब आप गैप दे के, मैंने इसी में गैप दे के ऐसा लिख देता हूँ 1 into -1 2 into 0। तो पता कैसे चलेगा कि ये वाला ये वाला पैटर्न सही है कि ये वाले पैटर्न में क्या आ रहा है 32 और 14 ऐसा आ रहा है। तो ये देखो ना, ये आ रहा है 1 x 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये आ रहा है 2 x 1 का। तो ये वाला मैट्रिक्स सही है कि वाला, ये पता कैसे चलेगा? तो उसी के लिए ना हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर में आते हैं। जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो एक जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, मान लेता हूँ मैट्रिक्स सी है, तो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या रहेगा पता है? 1 x 2। इसलिए पहले से ऑर्डर निकालना जरूरी है। तो मैट्रिक्स सी जो नया मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर आएगा 1 x 2। तो ये जो एलिमेंट्स मैंने ऐसा लिख दिया था ना नीचे, ये मेथड गलत है और दिस इज द राइट मेथड, क्योंकि 1 x 2 चाहिए, मतलब 1 रो और 2 कॉलम चाहिए। तो 1 रो और 2 कॉलम ना, ये वाला मेथड राइट है, 1 रो और 2 कॉलम। तो दिस इज रॉन्ग। इसीलिए ना हम लोग क्या करते पता है, पहले पहले ही 2 मैट्रिक्स के कॉलम को देख लेते हैं, कॉलम और रो मैच कर रहे हैं, तो फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर डिफाइन होने से ना पोजिशनिंग पता चल जाएगी कि हमें एलिमेंट्स कहाँ कहाँ रखने। ये जैसे मेरा एक एलिमेंट ये आ रहा था और एक एलिमेंट ये आ रहा था, तो इनको रखना कहाँ है ये पता ही नहीं रहता है, तो फिर आप प्लेस कैसे करोगे? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ना प्री डिफाइन कर लेते हैं जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या है और उसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। वो होने के बाद, प्री डिफाइन करने के बाद, हम फिर उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं? प्री मल्टीप्लायर वाले मैट्रिक्स के रो निकलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर वाले मैट्रिक्स के एक एक कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के पास ज्यादा के मैनिपुलेट होते हैं। उनका मैनिपुलेशन होने का तरीका क्या है? ये एक पहला एलिमेंट निकलेगा, इसके पहले एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर उसी समय ये सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, और उसी समय इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ। ये होने के बाद तीनों के बीच में प्लस लगा दो तो पहला एलिमेंट बनता है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग रूल है इसका। एक और मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। और आप लोग में से जितने लोग को भी आता है तो अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता तो थोड़ा ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करना है इसमें। थोड़ा यही सेंसिटिव चीज है और ये बन भी जाता है, प्रैक्टिसिंग से ही आ जाता है कि कैसे हम एक एक रो को निकालेंगे और मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ और हम लोग यहाँ पर फिर आज की क्लास यहाँ एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स की हमारी कहानी चालू हो जाएगी। तो मैं आपको एक मैट्रिक्स ये बता देता हूँ कि आप ये देखो जैसे ऐसा, चलो ये ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसा ले लिया मैंने मैट्रिक्स ए को। ये ले लिया मैंने 2 x 3 का। मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1, या कुछ भी ले लो, 0 1 2 3 4 -1 5 6 -2, ये ऐसा ले लो। अब जैसे मुझे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, इसका ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आ रहा है? 2 x 3, 2 रो 3 कॉलम है। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या दिख रहा है अपने को? 3 x 3। तो यस, इसका कॉलम इसके रो के साथ मैच कर रहा है। अब आप एक चीज देखिए, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक नया मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स सी। वो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या रहेगा पता है? 2 x 3 का। ये रहेगा 2 x 3 का। तो पहले आप 2 x 3 के टाइप का बना लो। 2 x 3, 2 रो 3 कॉलम, मतलब इस टाइप का दिखेगा। सेम ये नहीं आएगा बट इस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पर आप लिख दो A11, या आप ऐसे लिख दो ABCDEF। आपको ABCDEF निकालना है। पहले ही डिसाइड कर लो कि इन दोनों के इसका कॉलम और इसका रो सेम है। तो ए और बी को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा ये 2 रो और 3 कॉलम। तो 2 रो और 3 कॉलम मतलब हो जाएगा ये ABC, मतलब मैंने इसे नाम दे दिया ना, 2 रो और 3 कॉलम मैंने इसे नाम दे दिया कि 2 रो और 3 कॉलम मतलब 6 एलिमेंट आएंगे। तो ABCDEF मेरा मेन टारगेट है, ABC और DEF निकालना। तब इसका तरीका क्या रहेगा देखिए। अब देखना आप, मतलब इसका मैनिपुलेशन हमसे गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से ही डिसाइडेड है कि क्या डिसाइडेड है, हाँ, कि कितने एलिमेंट्स आएंगे और कहाँ कहाँ आएंगे।
हाँ ये अब ये थोड़ा सा रहता है कि आपको कौन से एलिमेंट्स कहाँ पर पटकने हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये ऐसा है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 0 1 2 3 4 -1 5 6 और -2। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर ABCD नाम नहीं देते, अपन वो वाला नाम देते हैं जो हमें पता है। क्या क्या? A11 A12 A13 A21 A22 और A23, यही सब हमें निकालना है। तो देखो कौन सा एलिमेंट में कहाँ प्लेस करने वाला हूँ ना। देखो A11 निकालना है मुझे, A11 तो A11 कैसे निकलेगा पता है आपको? इसका फर्स्ट रो निकलेगा, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 मिलेगा, इससे मुझे A11 मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया मेरा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3। कैसे करना है आप लोग को? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये ऐसा करना है ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ वो चीज को, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ये ऐसा। तो ऐसा करने से मुझे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मदद से मुझे A11 मिला। अगर आपको A21 चाहिए, A21 मतलब क्या? सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, ये ऐसा। तो ये कैसे मिलेगा? देखो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5। अब जैसे आप लोग को चलो A12 चाहिए, तो A12 1 मतलब फर्स्ट रो और 2 मतलब सेकंड कॉलम, मतलब अब आप इसके पास आ जाओ। तो ये कैसे मिलेगा अपने को? A12 1 को 1 के साथ करना आप, तो 1 इंटू 1 ये ऐसा। ठीक है, प्लस मैं इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ इसीलिए, प्लस 2 इंटू 4 और प्लस 3 इंटू 6, ये ऐसा हो गया। अब आपको जैसे A22 चाहिए, A22 का मतलब क्या हो जाता है? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो इसका सेकेंड रो इसके सेकेंड कॉलम के साथ मैनिपुलेट करना है हमें। मैनिपुलेशन का तरीका क्या है? 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6, ये वर्किंग रूल है ना इसके मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई के। चलो अब आते हैं हम लोग A13 में। A13 मतलब वही देखो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो निकलेगा और ये थर्ड कॉलम के पास जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2, ये ऐसा। सिमिलरली अगर मुझे 2 3 चाहिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो बस उसके नीचे लिख दो। पोजिशनिंग तो डिसाइडेड है, आपको पता है कहाँ लिखना है बस। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1 एंड प्लस 6 इंटू -2। तो दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ब्लू वाले को सॉल्व करो, रेड वाले को सॉल्व करो, ब्लैक वाले को, तो यू विल गेट एन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है 15 प्लस 6 इज 21, पहला एलिमेंट आ गया। और ये क्या आ रहा है? 18 प्लस 8 आ रहा है ना। हाँ 26 प्लस 1 27। ऐसे कर करके आप पूरे एलिमेंट्स सॉल्व कर करके निकाल सकते हो। तो ये था अपना मल्टीप्लीकेशन का तरीका, ऐसा होता है मल्टीप्लाई। तो इसका कल हम लोग यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। एंड इसकी ना मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, नेक्स्ट क्लास के बाद तुरंत वर्कशीट इसकी चालू हो जाती है, क्योंकि टॉपिक इजी है ना, तो वर्कशीट तुरंत चालू हो जाता है इसकी। तो सेकंड क्लास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, उसको आप पैरेलली करिएगा। हमारा वर्कशीट करने का तरीका क्या रहेगा? आप उसको पैरेलली करिए क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद। फिर जब थर्ड क्लास में हम लोग मिलेंगे मैट्रिसेस की, तो थर्ड क्लास में पहले वर्कशीट डिस्कस कर लेंगे एंड देन आगे के पार्ट कंटिन्यू। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ तक तो हम लोग कर ही लेंगे। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आप ना इस तरीके से मैट्रिक्स के बॉक्स को फिलअप कर लेना, ये पूरा ऐसा फिलअप कर लेना, पूरा मैनिपुलेट कर करके यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ डाउट आता है तो बताइए, अभी कुछ डाउट आ रहा है तो।